पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत किया था चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th का, जो कि था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं की थी और रूल्स भी बताए हुए थे, तो फिर भी अगेन विथ रूल्स हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। और साथ में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप का रिएक्शन है ये हम कैसे पहचानेंगे इक्वेशन को देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो पहले ले चलते हैं वहीं पे जहाँ पे आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए। बुक में जो है रूल, वो रूल नंबर 1 है कि आप जो है ना अलग अलग के पहले ब्रैकेट्स यानी कि बॉक्सेस बना लीजिए। बॉक्सेस के अंदर आप अलग अलग कंपाउंड से एलिमेंट जो भी आपके पास उसको आप रख दीजिए। बट यहाँ पे सबसे बेसिक जो काम करना है आपको वो करना है कि एलिमेंट्स को पहचानना है और साथ में काउंट करना है कि कितने एटम्स ऑफ एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो चलिए फिर से बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे हमारा ये एक इक्वेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंस कैसे करें। आपको पहचानना होगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। आप इस एरो को देख रहे हैं, इस एरो को देख करके आप पहचानिए। जैसे कि आपका ये अभी एरो है ना, ये जो एरो है ये एरो बताता है कि रिएक्शन हो रहा है, तो एरो के पहले जो भी आ गया ये आपका रिएक्टेंट होगा और एरो के बाद जो भी आएगा ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखेंगे एरो के पहले जो भी हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और एरो के बाद जो भी हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो बाद में बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आयरन दिख रहा है एंड देन ऑक्सीजन दिख रहा है। काउंट कीजिए कितने हैं। आयरन के साथ में कोई नंबर नहीं लगा हुआ है तो मतलब आयरन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। उसी तरह प्रोडक्ट साइड में भी हम काउंट करेंगे तो आयरन हमारा यहाँ पे 3 दिख रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई मास नया क्रिएट होता है, ना ही पहले से जो मौजूदा मास है उसमें किसी तरह की कोई हानि होती है, ना ही उसका कोई लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट थे, जो एलिमेंट थे, उनके जितने नंबर ऑफ एटम्स थे वो सेम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 है। अच्छा, तो बैलेंस करने के लिए आपके बुक में अब जो स्टेप दिया वो हम फॉलो करेंगे। आपका बुक कहता है कि पहले आप क्या करो, पहले आप इसको बॉक्सेस में रख लो ताकि अंदर में आप कोई नंबर चेंज ना कर सको। आपको कुछ भी अंदर में चेंज नहीं करना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि Fe+O2 है तो Fe3O4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, Fe3 हो गया। O4 है तो 2 को कट करके यहाँ 4 लगा दो कि इधर भी Fe3 और O4। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो होते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आयरन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है तो वी कैन नॉट पुट देयर 4 इंस्टेड ऑफ 2, तो वो कोई फिर बनेगा ही नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज किए बिना ही आपको इसको बैलेंस करना है। तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाइए जिसमें कम है। जैसे यहाँ पे आयरन के 3 एटम हैं और यहाँ आयरन का 1 ही एटम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी बॉक्स बनाया है उसके बाहर आप नंबर पुट कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं जो दोनों तरफ से बैलेंस होने में आपके मददगार साबित हो सकता है। जैसे कि आयरन यहाँ पे 3 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 3 आयरन होना चाहिए, तो आप यहाँ अंदर में 3 नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पे पुट करेंगे 3। ये जो भी नंबर आप पुट कर रहे हैं बाहर में, वो अंदर जो जितने भी एटम है, नंबर ऑफ एटम से ये मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले से हमारे पास कितना था, आयरन 1 था, उसमें अब कितना लग गया, 3, तो कितने आयरन हो गए हमारे पास, 3 हो गए। मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो आयरन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कि इस साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में 2 ही ऑक्सीजन है, तो इनको 2 को 4 करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल मेरा आया बन करके वो आया 3Fe + 2O2 Fe
3O4, दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 3Fe 2O2 और ये हो गया Fe 3O4, दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट नंबर। सेकंड वाले को लेते हैं CuNO3 ब्रैकेट में, अभी हमारे पास जो सेकंड वाला है उसका क्वेश्चन है CuNO3 ब्रैकेट में, इधर 2, ओके मैं भूल गई क्या था, लेट्स सी CuONO2 और 2, चलो लिखते हैं, हीटिंग हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है और कितने कितने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट साइड। आओ अभी देखते हैं कि कौन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ कॉपर दिख रहा है, देन N फॉर नाइट्रोजन दिख रहा है, देन O फॉर ऑक्सीजन दिख रहा है। आप याद रखेंगे कि आपको हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स को लेना है, स्मॉल लेटर अगर बीच में है मतलब वो कैपिटल के साथ में है। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कभी कभी सिंबल में एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, तो जब ऐसा होता है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल होता है और सेकंड वाला आपका स्मॉल होता है। इसीलिए हमने Cu को ये नहीं बोला कि दिस इज़ फॉर कार्बन एंड दिस इज़ फॉर यूरेनियम। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि C कैपिटल है, U स्मॉल है, मतलब U C के साथ में लगा हुआ है, मतलब इट इज टुगेदर, दे आर टुगेदर मेकिंग Cu मतलब कॉपर। तो ये क्या है? कॉपर है। ठीक है, कार्बन एंड यूरेनियम नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल लेटर से ही आपको लेना है। चलो इधर भी लिख लेते हैं कितने कॉपर, कितने नाइट्रोजन एंड कितने ऑक्सीजन हैं। कॉपर को काउंट करते हैं तो कॉपर के साथ में कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, कॉपर के पहले भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, यानी रिएक्टेंट साइड में हमारा कॉपर 1 है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है ब्रैकेट में, हमने बोला था नंबर्स आपको जहां भी मिले आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है। पहले भी नंबर रहे तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में भी ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारा टोटल 6 है। इस तरफ आते हैं तो कॉपर हमारा 1 है, देन ऑक्सीजन कितने हैं? तो भैया देख लो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे अगेन 2 ऑक्सीजन है। कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से आप काउंट करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी ऑक्सीजन का मैंने काउंट किया और सोडियम पे लिख दिया, तो आप इसको ऐसे, चलो ये है हमारा ऑक्सीजन का नंबर। ठीक है, नाइट्रोजन तो 1 ही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस साइड में नाइट्रोजन 2 है, इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। कॉपर तो ठीक है हमारा बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी गड़बड़ है। ऑक्सीजन 5 है, देन इधर ऑक्सीजन 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, देखिए ये भी चीज़ है, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये आपको करेंगे और फिर गलती होगी, करेंगे और फिर गलती होगी, ज़रूरी नहीं कि एक बार में बन जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 1 है, इधर 2 है, तो हम बैलेंस करने के लिए मान लो कि यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हमारा 2 हो जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद दिक्कत आ रही है कि ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन हो गया 1 प्लस, है ना, 1 प्लस ये 2 2 जा 4 प्लस 2, तो यहाँ पे हमारा 7 ऑक्सीजन आ रहा है, 7 ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 6 ही है। तो अब इधर बढ़ाएंगे, अब इधर कैसे बढ़ाएंगे? तो मिनिमम नंबर जो हम बाहर रख सकते हैं वो नंबर मेरा 2 है, तो भैया चलो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो अगर हम 2 लगा रहे हैं तो फिर से सारा कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, यानी कि कॉपर हमारा हो जा रहा है 2, बेचारा जो पहले से बैलेंस था वो खराब हो गया। ठीक है, और ये हमारा आ जा रहा है 2 2 जा 4 हो जा रहा है, ये हो रहा है 6 2 जा 12। ठीक है, चलो अब इधर भी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। चलो यहाँ पे कॉपर को सीधा करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, तो कॉपर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? चलो फिर से काउंट करते हैं, अब बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ऑक्सीजन को फिर से काउंट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 8 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, और साथ में
यहाँ जो हमारा सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, वो 4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 2 ही है। अब क्या करें? तो भैया चलो इसको भी 4 करो, इसको भी 4 करो। 4 कर दिया, फिर से गड़बड़ हो गया, ठीक है। 4 कर दिया तो ये तो चलो 4 आ गया। कॉपर और नाइट्रोजन अब हमारे पास बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या करें? चलो देखते हैं फिर से कि ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे अगेन 2। कितने हो गए ऑक्सीजन? 12। अब देख लो ये बैलेंस्ड है। कॉपर 2, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 12 और ऑक्सीजन 12। तो मतलब इतनी सारी गलती करने के बाद सुधारो, गलती करो, सुधारो, गलती करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदर और बिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी। बंदर तराजू लेकर के एक रोटी के 2 टुकड़े करता है, 2 तराजू में डालता है। ये अगर भारी होता है तो इसको काट लेता है, फिर ये भारी होता है इसको काट लेता है, और इस तरह से वो सारी रोटी खा जाता है। उसका तो दोनों पलड़ा बैलेंस होता नहीं है, लेकिन हमको करना है, ठीक है। तो ऐसा होगा, आप एक को सुधारेंगे तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरे को सुधारेंगे तीसरा बिगड़ेगा, बट स्टिल आप करते रहिए, मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो कई बार अदला बदली, ऑक्सीजन चेंज करने के बाद, नाइट्रोजन चेंज करने के बाद, कॉपर को बिगाड़ने के बाद ये हमारा फाइनल आया है ना। क्या है फाइनल? ये मेरा 2, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये है हमारा 2, देन ये हमारा 2, देन ये हमारा 4। ये फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है। तीसरा देखते हैं Al+O2, ठीक है। इसको यहीं पे सॉल्व करें, उस पेज में गए भी ना। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गलती फिर से होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ अगर हम 2 भी लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा और ये फिर 3 हो जाएगा। फिर इसके आगे 2 अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें 3 2 जा 6 हो गया। अब गड़बड़ कहाँ है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है? 2 2 जा 4 और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो, बैलेंस्ड हो गया। 4 एल्यूमिनियम, इधर भी 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे N2 है, मतलब नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, ठीक है। आओ इसको 2 कर दें। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, इधर भी 2, नाइट्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 3 जा 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसको 6 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और इधर भी 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। और भी जो क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के वो लाइए, ढूंढिए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका दिमाग चलेगा और आप इसको अच्छे से समय पे बना पाएंगे। हालांकि इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अगर आपको बैलेंसिंग सच में सीखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके बुक में है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली 4 तरह के होते हैं। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पढ़ाने से पहले मैं पक्का कर लूँ कि आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया है कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एडिशन रिएक्शन को आपको जुड़ने का मतलब है कि 2 रिएक्टेंट होंगे, वो जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, और भी नाम से आप इसको जानते होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 2 or more reactants form one product। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब जुड़ गए वो। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2, कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। जुड़ने के बाद कितने प्रोडक्ट बने? एक ही प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है? ये उल्टा है, एडिशन रिएक्शन का उल्टा है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, तो इसमें हम उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 reactant decomposes to form more than one product, यानी 2 or more products।
इसको आप लिखो ऐसे, 2 or more products, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये डिकम्पोजिशन हो सकता है या तो लाइट की वजह से हो सकता है, जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। अगर लाइट के प्रेजेंस में लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इट इज फोटोलाइसिस। अगर हीट की वजह से हो रहा है ना, हीट की वजह से होता है तो इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। और साथ ही साथ में कभी कभी ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी डिकम्पोज किया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन होने के ये रीज़न हो सकते हैं, या तो वो लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर हीट की वजह से डिकम्पोज होता है। एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज होता है बाय हीट और ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई बच्चा अपनी सीट पर बैठा है, लेकिन क्लास में कोई उससे भी ताकतवर बलशाली बच्चा आ जाता है और उसको उठा करके बोलता है कि जाओ तुम उधर, और उसकी सीट पे खुद बैठ जाता है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा यहाँ भी होता है। एक्चुअली जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है। तो अगर कोई एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कोई कंपाउंड में है, तो मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से डिकम्पोज करके उसके जो भी नेगेटिव आयन है या नेगेटिव साइड जो है उसका उसके साथ मिल करके खुद बना लेता है एक नया कंपाउंड। तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन याद रखेंगे तभी होगा जबकि मोर रिएक्टिव जो है एलिमेंट वो आता है और लेस रिएक्टिव का कंपाउंड बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि है CuSO4, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट है ना, और उसमें अगर हम आयरन लगा देते हैं, आयरन की कील डाल देते हैं। एक्चुअली कॉपर सल्फेट जो है ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और जब उसमें आयरन नेल्स डाल देते हैं या आयरन की कोई भी चीज़ डाल देते हैं, तो आयरन जो होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और क्या बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेले इधर पड़ा रहता है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये तभी होगा जब मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है या मोर रिएक्टिव जो भी मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिकम्पोज कर रहा है। अगर इसका रिएक्शन कराएं हम तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आयरन को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे more reactive element displaces the less reactive element from its solution या its compound। ठीक है, एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, CuSO4 प्लस Fe बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है, एक आया जो मोर रिएक्टिव था उसने लेस रिएक्टिव को हटा दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इट इज 2 बार डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आयंस की अदला बदली करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट से अपने रेडिकल्स चेंज करेंगे। रेडिकल्स इनको कहते हैं, बाद वाले नेगेटिव रेडिकल और शुरू वाले पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं। तो अपने रेडिकल्स इंटरचेंज कर देंगे। तो Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, और Na किसके साथ चला गया, Cl2 के साथ में, बना है BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये जो इंटरचेंज हुए रेडिकल्स इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये देख रहे हैं डाउनवर्ड्स एरो का ये जो साइन है, ये किसका साइन है, अपवर्ड्स एरो हमेशा साइन होता है गैस इवोल्यूशन का, यानी सम गैस इज इवॉल्विंग। और अगर ये डाउनवर्ड्स हो तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट
इज बीइंग फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं प्रेसिपिटेट, जो बर्तन की तली में बैठ जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो ये अलग अलग कलर्स के भी प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। तो प्रेसिपिटेट बनता है, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते ही हैं। तो ये रहे आपके 4 तरह के रिएक्शंस, लिख लेते हैं। द एलिमेंट्स exchange their radicals to form new substances। ठीक है, तो इसका क्या हमने लिया था? BaSO4 प्लस हमने लिया था BaCl2। ओके, BaCl2 प्लस Na2SO4 बना BaSO4, which is a precipitate of white color, and 2NaCl. So this is all about the types of reaction and how to balance a chemical reaction. Keep practicing, और उसके बाद फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। I'll surely come with a new video if you will have any doubt. Till then, thank you so much and keep studying. Bye.